हेलो स्टूडेंट, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है हमारे पास ऑब्जेक्टिव एंड मेथड ऑफ द प्राइसिंग। राइट, कि प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सबसे पहले तो हमें प्राइस का मतलब पता होना चाहिए। राइट, कि प्राइस होता क्या है, किन किन बेसिस के ऊपर डिपेंड करता है। डिटर्मिनेंट्स, जो कि इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करेंगे। हम फर्स्ट चैप्टर से डिस्कस करते आ रहे हैं, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, एक सेकेंड, फिफ्थ, वेयर इज द फिफ्थ, सिक्स, 7, ये सभी चैप्टर्स आपको 1 बाय 1 मिलेंगे। राइट, आपको 1 बाय 1 मिलेंगे। चैनल पर विजिट करना है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्राइस क्या होता है, प्राइस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, प्राइस के मेथड क्या होते हैं। कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उसका हम कहते हैं ना कि इसका प्राइस क्या है, पूछते हैं ना भैया कितने की है ये। जैसे मैंने कहा आपके लिए स्पेशल मैंने यहाँ पे एप्पल रखे हुए हैं। ठीक है, जब मैं इनको खरीद के लेके आई तो मुझे ध्यान में आया कि चलो इनका एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदे, मैंने जब ये एप्पल खरीदे, उन्होंने कहा कि मैडम ये आपके लिए 80 रुपीज़ पर केजी पड़ेंगे। राइट, तो यहाँ पे क्या है, इन एप्पल्स की कोई ना कोई वैल्यू है। मैंने कोई गुड्स खरीदी, अब मैंने एप्पल खरीदे, एप्पल की कोई ना कोई मेरे पास क्या है, वैल्यू है। और ये वैल्यू जो है डिटरमाइन करते हैं काफ़ी सारे फैक्टर्स पे। अब ये किसी टाइम पे 80 रुपये किलो मिल रहे हैं, किसी टाइम पे ये क्या है 120 भी मिलते हैं, किसी टाइम पे 220 भी मिलते हैं, किसी टाइम पे ये 30 रुपीज़ केजी भी मिलते हैं। तो रीज़न क्या है कि इसका प्राइस, इसकी जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। सबसे पहली बात अगर बात की जाए सीजनल, अगर बात की जाए, अगर कोई सीजनल फ्रूट्स है तो आपको पता है कि वो कैसा मिलता है, उसके प्राइस लो मिलते हैं। अच्छा, मैंने कहा कि कोई सीजनल फ्रूट नहीं है, ठीक है, और उसके प्राइस अगर बात की जाए तो वो हाई होते हैं। अगर मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए सबसे बढ़िया एग्जांपल इसके अंदर, जब आपके बीवी सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, फ्रूट्स खरीदने के लिए जाते हैं, आपको पता है यहाँ पे जैसे काफ़ी सारी शॉप होती है, या मैं ले लीजिए, या फिर कोई रेडीज होती है, काफ़ी सारी रेडी होती है ना, ठीक है, ठेले जैसे हम कहते हैं। तो वहाँ पे जितने भी ठेले होंगे ना, वहाँ पर मान लीजिए सभी के सभी एप्पल सेल कर रहे हैं, सो उनका प्राइस क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो कहने का मतलब जो प्राइस होता है ना, जो ये किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू होती है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, एक तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे मार्केट के बारे में, एक मैंने बताया डिमांड कैसी है, एक मैंने बताया आपको सप्लाई है। अगर मैंने कहा जैसे मान लीजिए मेरे पास ही सारा क्या है, एप्पल का स्टॉक है, मेरे एरिया के अंदर मेरे पास ही स्टॉक है। मैंने कहा कि मेरे पास केवल एक गोडाउन ही फिल है और मार्केट में इतनी ज़्यादा डिमांड है कि ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि जितने मेरे पास ये जो स्टॉक है ना, उस स्टॉक से मेरा क्या है वो डिमांड कंप्लीट नहीं होगी। तो मैं क्या करूँगी, इस डिमांड को कंप्लीट करने के लिए, इवन आपने भी देखा होगा जब क्या है मार्केट में जैसे अब पीछे 2-3 महीने पहले टमाटर के प्राइस बहुत ज़्यादा हो गए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी, बट जो सेलर के पास स्टॉक नहीं था। राइट, सप्लाई नहीं थी। सो इस कारण से जो आपके प्राइस है वो क्या हो चुके थे, बढ़ते या नहीं बढ़ते। दैट्स इट, ये इकोनॉमिक का रोल है। राइट, कि हर कोई चाहेगा कि यहाँ डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई किसी के पास नहीं है, सभी इंसान क्या करेंगे, जितने भी सेलर है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करेंगे। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, प्राइस बढ़ जाती है। राइट, अब प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड को कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि वही सिलेक्टेड पर्सन खरीदेगा जिसको बहुत ज़्यादा नेसेसरी है वो चीज़ें, है ना। तो यहाँ पर जो मैंने कहने का मतलब ये है कि जब भी मैं कोई भी सामान खरीद रही हूँ या कोई भी सर्विसेज ले रही हूँ, उसका जो प्राइस है, उसकी जो वैल्यू है वो पर्टिकुलर डिटरमाइन करती है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। राइट, सो इस चैप्टर के अंदर यही टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार आया है। सो इस चैप्टर के अंदर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं कि प्राइस क्या होता है, प्राइसिंग क्या होते हैं, रोल क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्या होते हैं, दिस इज द मेथड क्या होता है। ये सभी के सभी 5 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। राइट, और साथ ही साथ हम इसकी समरी एंड देन PYQ, आपको पता है कि हम लास्ट लेक्चर से करते आ रहे हैं। राइट, सो देखो, चलो बढ़ते हैं। सबसे पहले मीनिंग मैंने आपको बताया कि प्राइस क्या है, एक अमाउंट है। जब भी कोई बायर, ठीक है, जब भी कोई बायर सामान खरीदता है, मैंने देखो ये पानी की बोतल जब परचेज की थी, ये एप्पल परचेज किए थे, ये बुक्स परचेज किए थे, मैंने ईयरबड्स परचेज किए थे। सो मैंने क्या किया, मेरे पास तो ये क्या है, ये गुड्स मेरे पास आई है और उसके बदले में मेरे पॉकेट से पैसे गए। राइट, सो गुड्स मेरे पास आई है, मैंने इसका ओनरशिप मेरे पास लिया है, तो ऑब्वियस ही बात है मेरी पॉकेट से जो पैसे गए हैं उसे हम क्या कहेंगे, उस अमाउंट को मैं क्या कहूँगी, मैं उस अमाउंट को प्राइस कहूँगी। दैट्स इट। राइट, देखो यहाँ पे काफ़ी क्या लिखा हुआ है, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। दिस इज द डिमांड हो गया, ठीक है, कंपटीशंस हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई है, ठीक है, परसीव वैल्यू बाय द कस्टमर। परसीव वैल्यू बाय द कस्टमर का मतलब क्या है कि जो इच्छा है कस्टमर की पे करने की। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है रेस्टोरेंट का।
मैं आगे दूंगी, ये टाइप्स में आएगा, ठीक है। अब इसको होल्ड करके रखो, ठीक है। प्राइसिंग क्या है, देखो प्राइस है जैसे मार्केट था, प्लेस था, मार्केटिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है, राइट। ब्रांड क्या है, इमेज है, और ब्रांडिंग क्या है, एक प्रोसेस है। इसी तरह से प्राइस है, अमाउंट है जो कि आप अपने किसी भी गुड्स को खरीदने में लगाते हो, और प्राइसिंग क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, उसकी पर्टिकुलर गुड्स की वैल्यू को डिसाइड कर रहे हैं। सो सिंपल, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर दिक्कत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन सभी बच्चों के लिए ओपन है। ओके, सो रोल की अगर बात की जाए, अब देखो मैंने कोई सामान बनाया है, मैं बना क्यों रही हूँ भाई? ऑब्वियस है, मार्केट में क्या किया जा रहा है, ये इधर साइड सेलर है, ठीक है, और इधर साइड क्या है, बायर है, ठीक है। जो एक कस्टमर है, जो बायर है, उसकी जो भी डिमांड है, जो भी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए ये जो सामान है कौन बनाएगा, ये बनाएगा भाई प्रोड्यूसर, जिसे हम क्या कहते हैं हमारे लैंग्वेज के अंदर, मैन्युफैक्चरर भी कहते हैं। कहते हैं नहीं कहते हैं? अच्छा, जैसे मैंने कहा कि मैंने सामान बना दिया भाई, अब क्या सामान ऐसे हवा में बन गया होगा भाई? बताओ जल्दी, नहीं बना होगा। जब भी इवन आप कोई भी सर्विस लेते हो या कोई भी गुड्स लेते हो, उसकी प्रोड्यूस करने में कोई ना कोई लागत आती है। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि मैंने क्या किया है, इस एप्पल को मैंने खरीदा है, इसकी पूरी ऐसे पेटी खरीदी है, तो इसको मैंने खरीदने वाले को तो चलो ठीक है, खरीदी कॉस्ट लग रही है, पर जिसने इसको प्रोड्यूस किया उसकी कॉस्ट नहीं लगी हुई। ऑब्वियस है लगी होगी कि उसने सबसे पहले क्या किया होगा, खेतों की बुगाई की होगी, कल्टीवेशन का प्रोसेस, मतलब ये काफ़ी सारी प्रोसेस की होगी, है ना। उस प्रोसेस के ऊपर भी पक्का ना पक्का कॉस्ट आई होगी। इनको फसल को अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए इनके ऊपर दवाइयाँ भी छिड़की होगी, है ना। ऐसे समझ पा रहे हो? सो यहाँ पर कहने का मतलब है रॉ मटेरियल से लेकर आपको फिनिश गुड्स तक सामान को बनाने में जितना भी खर्चा हुआ, चाहे वो लाइटिंग का खर्चा है, चाहे वो स्टोरिंग का खर्चा है, चाहे वो सामान को अच्छी तरीके से मेंटेन करने के लिए जो आपने मेडिसिन का यूज़ किया, उन सबका खर्चा हुआ है। सो कहने का मतलब ये है कि जब आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, तो आपकी कोई ना कोई लागत आती है लागत, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कॉस्ट कहते हैं। अच्छा, अब हर कोई इंसान मार्केट में कमाना चाहता है ना। डिमांड पूरी करने का मतलब क्या है? ऑब्वियस है, अब आप लोगों ने हमें डिमांड की थी कि मैम इग्नू यूनिवर्सिटीज़ का एमकॉम क्लासेस का क्या करवाया जाए, सिलेबस करवाया जाए। हमने MC01, MC07, MC06 अब फाइनली कंप्लीट हो जाएगी 2-3 दिन के अंदर, है ना। सो अब आपकी डिमांड को देखते हुए अब हमने क्या किया, इन सभी रिसोर्सेज को कलेक्ट किया है, कोई ना कोई कॉस्ट आई होगी। और यहाँ पर देखो जो मैन्युफैक्चरर है ना, मैं आपको बता भी रही हूँ इस सोर्स से कि मैंने आप सभी के लिए क्या करवाया है, एमकॉम का MC01 हमारी कंप्लीट हो गई है, MC07 भी कंप्लीट हो गई है, MC06 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद इन्वायरमेंट करेंगे, सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। अब वापस आ जाए हमारे एग्जाम्पल के ऊपर। चलो जी, अब मैन्युफैक्चरर ने सामान तो बना दिया, अब ये भी कुछ भाई कमाना चाहेगा। अब इसने कहा कि भाई मेरा थोड़ा बहुत जो मार्जिन है, जिसे हम कहेंगे प्रॉफिट जोड़ देंगे, देन मैं क्या करने वाला हूँ, सेल करने वाला हूँ, राइट। सो इसका जो प्राइस है कैसे डिटरमाइन हुआ कि मेरे पास जो कॉस्ट आई है उसके अंदर जो भी मैं कमाना चाहता हूँ 10%, 20%, 30% जितना भी है वो ऐड करके मैं आगे सेल करना चाहता हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, इस पर्सन की इनकम जनरेट हुई, ये रिवेन्यू जनरेट कर रहा है नहीं कर रहा। तो यहाँ पर प्राइस एक ऐसा सोर्स है जिसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, हर कोई पर्सन अपना रिवेन्यू जनरेट कर रहा है। अच्छा, मैंने देखा कि यही एक ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो बहुत बढ़िया एप्पल प्रोड्यूस करता है, तो इसने इमेज भी क्या क्रिएट की, इमेज क्रिएट की ना अपनी पूरी मार्केट के अंदर, है ना। जैसे मैं कहूँ कि आपके सामने एडिडास है, जैसे मैं कहूँ कि आपके सामने नाइकी है, जैसे मैं कहूँ कि आपके सामने रेड टेप है, जैसे अगर मैं आपको ये ब्रांड नाम लेते ही आपकी माइंड में क्या आ रही है, इमेज क्रिएट हो रही है। इसी तरीके से अगर यही है आपकी मार्केट में एप्पल को प्रोड्यूस करने वाला, तो ऑब्वियस है कि इसकी भी इमेज आपके सामने क्रिएट होगी, एक ब्रांड लॉयल्टी बनेगी कि हाँ उसी के प्रोडक्ट आप यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, तीसरा फायदा क्या है कि मार्केट में एक कंपिटिटिव एडवांटेज बनेगा। कंपिटिटिव एडवांटेज का मतलब समझते हैं आप कि पूरी मार्केट है और पूरी मार्केट में अगर कहीं सामान ना मिले तो भाई पक्का उस दुकान से पक्का सामान मिलेगा। ऐसा कभी होता है आप लोगों के साथ कि आपने पूरी मार्केट में घूम लिया और फिर फाइनली ये होता है कि ओ माय गॉड वो दुकान तो भूल ही गए जहाँ पर कुछ भी सामान ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इस तरह की प्राइसिंग क्या है, और कुछ भी सामान लेना, दैट मीन्स अफोर्डेबल प्राइस पे, अफोर्डेबल सिचुएशन के अंदर हम सभी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। कि कोई भी महंगा सामान है, सस्ता सामान है, हर कैटेगरी के पर्सन्स के लिए वहाँ पे सामान अवेलेबल होता है, तो कहीं ना कहीं एक कम्पिटिटिव एडवांटेज भी क्रिएट करता है,
ठीक है। अब देखो आपने काफ़ी बार, मैंने ऐसे मोस्ट ऑफ देखा है डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर कि वहाँ पर क्या होता है कि आपको एक मिनिमम अमाउंट में एक बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाता है, राइट। कभी आप लोगों ने ट्राई किया हो तो वहाँ पे मिल जाता है। सो यहाँ पर देखो यही सारी चीज़ें आपको फीचर्स में लिखी हुई है कि जो रोल है प्राइसिंग का, मेन रोल क्या है कि सबसे पहली बात तो ये रिवेन्यू जनरेट करके देता है। रिवेन्यू दैट मीन्स आपको कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, ठीक है, आपकी इनकम क्रिएट करके दे रहा है, इनडायरेक्टली चाहे कैसे भी दे आपको जनरेट करके दे रहा है। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को क्या कर रहा है, ये एनहांस कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी दैट मीन्स आप हमेशा सेलिंग, आपको पता है आपका सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस कस्टमर्स का के सामने वही रखा जाता है कि जहाँ पर आपका कॉस्ट प्लस के प्रॉफिट इंक्लूड होता है, कि कम से कम सेलिंग प्राइस उतना रखा जाता है कि वो कम से कम अपनी जो लागत आई है ना उसको तो ज़रूर कवर करे, है ना, समझ पा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आपको क्या करें, प्राइस क्या है हमें हेल्प करता है कि अपनी लागत को कवर करने में मदद करता है, क्या कि ऐसा प्राइस हम सेट कर रहे हैं। अब मैंने कहा कि जो 80 रुपये किलो में सेब लेकर आई हूँ, क्या पता भाई जिसने खरीदे हो वो 50 लेकर आया होगा। अब मैंने 80 में खरीदे हैं तो क्या है, उसका 30 रुपये तो प्रॉफिट हो गया, 50 रुपये उसकी जो लागत आई थी खरीदने में वो कवर हो गई है। सो सिंपल। तो प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या है कि प्रॉपर प्राइसिंग एंश्योर दैट अ कंपनी कवर इट्स कॉस्ट एंड द अर्न अ प्रॉफिट, अपनी कॉस्ट को कवर करता है और प्रॉफिट को अर्न करता है। सो सिंपल। अच्छा, मार्केट में पोजीशनिंग बनाता है। पोजीशनिंग का मतलब क्या है कि काफ़ी सारी दुकानें ऐसी होती है कि जो प्रीमियम क्वालिटी की प्रोवाइड करता है, काफ़ी सारी दुकानें ऐसी होती है कि जैसे कि जो हर तरीके की वैरायटी प्रोवाइड करता है। अगर आप 10 रुपये का सामान लेंगे तो वो भी देगा, अगर आप 100 रुपये का सामान देंगे तो भी देगा, राइट। बट काफ़ी सारी अब जो मैंने देख रही हूँ तो वहाँ पे क्या होता है, सामान 10 रुपये का कोई नहीं देता। जैसे मैं कहूँ कि अगर मुझे 10 रुपये का कोई सब्जी लेनी है तो वो नहीं देगा। सब्जी के साथ साथ पहले टाइम में क्या होता था कि हम सब्जी के साथ कुछ एक मिर्च भी डलवाते थे, है ना, और जो धनिया होता था उसको भी डलवा लेते थे। पर आज के टाइम में ऐसे नहीं होता। पर जो अभी भी दुकानदार इस तरीके की फैसिलिटी देता है तो कहीं ना कहीं वो पूरी मार्केट में अपनी एक अलग इमेज क्रिएट कर रहा है कि मैं सब्जी के साथ साथ 2-3 मिर्च एक्स्ट्रा डाल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। सो ये एक मार्केट में पोजीशन होल्ड करने वाली बात होती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने वाली बात होती है। कस्टमर्स का जो परसेप्शन है, परसेप्शन दैट मीन्स उनके माइंड में जो आपके रिगार्डिंग इमेज है वो भी बिल्ड हो रही है नहीं हो रही है। अच्छा ओके, यहाँ पर देखो ये बात लिखी हुई है कि प्राइस इन्फ्लुएंस करती है हाउ द कस्टमर परसीव द वैल्यू ऑफ द गुड्स। अब देखो कई बार तो क्या होता है, प्रोडक्ट का एक पर्सन कैसे पे करता है, मैंने कहा कि मैंने एप्पल के लिए पे किया, एप्पल के लिए पे किया है, सो ऑब्वियस है जिसकी इसकी जितनी भी कॉस्ट आई होगी, जो भी वो कमाना चाहता है उसको मिला कर दी होगी। पर काफ़ी बार ऐसा होता है कि कस्टमर अपनी इच्छा से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस देना चाहता है। जैसे कि मैं कहूँ कि आपने कोई फास्ट फूड खरीदा, ठीक है, मैंने कहा कि आपने समोसा खरीदा, नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, 15 रुपीज़ का नॉर्मल समोसा आता है। बट अगर वही समोसा आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर अगर खा रहे हो तो वो समोसा आपको ₹70, 60, 80 ऐसे क्रॉस मिलेगा। भाई समोसा ही है, वो इतने चार्ज क्यों करा यार। कस्टमर देखो दे भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दे रहे हैं, है ना। तो पैसे किस चीज़ के एक्स्ट्रा है, फैसिलिटीज़ के दे रहे हैं, ठीक है, आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। बट कितना, इतना ज़्यादा फर्क मिलेगा नहीं, झींगे की फ़र्क है, झींगे के पैसे, समझ पा रहे हो। सो कहने का मतलब कई बार कस्टमर भी क्या करता है, एक पर्टिकुलर गुड्स के रिगार्डिंग अपने प्राइस को देने के लिए खुद रेडी होता है कि हाँ जो चीज़ 15-20 रुपये की मिलती है मैं उसके लिए 60-70 रुपये देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, राइट। अच्छा, डिमांड के हिसाब से भी क्या होता है, प्राइस डिटरमाइन होता है। मैंने आपको बताया था डिमांड का मतलब क्या है, जब अगर आपके मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, और सप्लाई कम है, सप्लाई लिमिटेड है, तो वहाँ पर जो प्राइस होंगे ना वो बहुत ज़्यादा हाई होंगे। मैंने एग्जांपल दिया था आपको टमाटर का, राइट। अगर मैं कह रही हूँ आपको, अगर मार्केट में डिमांड क्या है, कम है, ठीक है, और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा भाई, सामान एज इट इज़ इतना सारा रखा हुआ है, कोई खरीदने नहीं आ रहा, तो ऑब्वियस ही बात है उसके प्राइस क्या होंगे, कम चले जाएंगे, है ना, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर लोअर प्राइस हो जाएगा, कब होगा, जब क्या है कि स्टिमुलेट द डिमांड ड्यूरिंग द प्रोडक्ट लॉन्च और द सेल प्रमोशंस। सो सिंपल, ओके, ठीक है। और जो डिमांड और सप्लाई के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, दैट्स द रीजन प्राइस क्या होता है उसके अकॉर्डिंग घटता बढ़ता है। अच्छा, अगर कोई भी नया मार्केटर आ रहा है, मीन्स कि कोई भी नया सेलर आ रहा है, जब कोई पर्सन मार्केट में एंटर करता है तब उसका प्राइस आपको पता है,
इसका बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा, आप कोई भी ड्रेस की शॉप ले लीजिए या फिर कोई फास्ट फूड की शॉप ले लीजिए। अगर वो फर्स्ट टाइम कोई मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट करना चाहता है या फिर अपने आप को लॉन्च करना चाहता है, अपने आप की पहचान बनाना चाहता है, मार्केट के अंदर नया प्रोडक्ट लेके आया है, सो क्या वो आते ही बिल्कुल हाई प्राइस चार्ज करेगा? कम चांसेस है कि वो नहीं चार्ज करेगा। वो मार्केट में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अदर बिजनेस के साथ तालमेल बिठाने के लिए, वो ज़रूरी है कि उसको वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? लो प्राइस सेट करना पड़ेगा, जिससे कि क्या कर सके, वो अपने कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। और आपको पता है कि मोस्ट ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो आपको जो चीज़ें यहाँ पर 60-70 रुपये में मिल रही है और वही चीज़ें वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 200 रुपये में मिल रही है, तो आप ऑब्वियस आप यहाँ पे स्विच करेंगे, है ना। मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन स्विच करेंगे, ठीक है। मैं सबको नहीं कह रही, बट मोस्ट ऑफ, राइट। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इतने सारे भारी कंपटीशन है मार्केट के अंदर, उसमें अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा लो प्राइस के साथ, ठीक है, पेनिट्रेट स्ट्रैटेजी के साथ उसके अंदर एंटर करें। पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है? पेनिट्रेशन एक स्ट्रैटेजी है। जब हम कभी भी मार्केट में एंटर करते हैं ना, तो हम अपने प्रोडक्ट को लो प्राइस के साथ एंटर करवाते हैं, ठीक है। ये तो होता है पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी। एक होता है जब हम क्या करते हैं, हाई प्राइस के साथ अपनी एंट्री करते हैं। हाई प्राइस तभी होगा जब आपके प्रोडक्ट में दम होता है, इसकी बहुत ज़्यादा लग्जरी प्रोडक्ट कह सकते हैं हम, जो बहुत ज़्यादा मतलब कि फैशनेबल प्रोडक्ट हो सकते हैं। तब उस केस में क्या होता है कि हम हैवी प्राइस रखते हैं और वो कस्टमर भी खरीदते हैं, वो उनके टारगेट कस्टमर होते हैं, ठीक है। नॉर्मल कस्टमर के रिगार्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लो प्राइस के साथ एंटर करना पड़ेगा मार्केट में। सो प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं अगर आपको मार्केट में एंटर करना है तो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया, क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहला क्या है, मार्केट के अंदर प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव भी होता है। प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? केवल हमें प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, प्रॉफिट कमाना है। आपकी जो कॉस्ट है उससे ज़्यादा, मान लीजिए मैंने कोई 100 रुपये का सामान बनाया जिसकी लागत 100 रुपये आई है, मैं उसको 500 रुपये पे बेच रही हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है मेरी यहाँ पर क्या है, 400 रुपये प्रॉफिट है इसमें, राइट। तो प्रॉफिट ओरिएंटेड मेरा क्या हो सकता है? ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अच्छा, जो पैसे मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है? मैं कह रही हूँ कि भाई आपके पैसे रिलायंस में लगा दो। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ भाई? इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये होता है कि आप अपने पैसे को इस जगह लगा रहे हैं जहाँ से आपको एक्सपेक्टेड है कि इतना रिटर्न तो मुझे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, है ना। जैसे कि आप बैंक में अपने सेविंग्स को डिपॉजिट करके रखते हो, और सेविंग क्यों करते हो भाई? कि बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएगा 2.5-3%, है ना। जो 1 लाख रुपये उसका 1,03,000 रुपये बन जाएगा। तो इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आपको एक रिटर्न मिल रही है, किसके ऊपर? इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो कि आपको मदद करेगा किसकी? कि आप अपने कॉस्ट को कवर कर सके। सिंपल है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हाँ मार्केट में प्राइस के रिगार्डिंग आप इन्वेस्टमेंट किसी और मार्केट में करें, नहीं। अगर आपने पैसे को किसी आउटसाइडर सोर्सेज से अरेंज किया है और उस अरेंज किए पैसे को अगर जब तक आप लगाओगे नहीं, इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है रिटर्न भी नहीं आएगी। अगर रिटर्न नहीं आई तो आपको क्या है, वो महंगा पड़ेगा पैसा अरेंज करना, राइट। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव होता है सेल ओरिएंटेड। सेल ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है कि एक पर्टिकुलर सेल को टारगेट हिट करना है, ठीक है। अब मैंने कहा कि जैसे कंपनीज के अंदर होता है, कंपनीज में क्या होता है कि जैसे टारगेट दिए जाते हैं कि इतने महीने के अंदर इतने हमें क्या करने हैं, सेल हिट करना है। जैसे मैंने कहा कि 1000 यूनिट को हमें क्या करना है, सेल करना है, ये टारगेट है। अगर आपने सेल इतने 1000 यूनिट तक सेल नहीं किया तो ऑब्वियस है कि आपको क्या कुछ ना कुछ पनिशमेंट दी जाएगी, आपकी सैलरी कट कर ली जाएगी, कुछ भी, है ना। तो ये अपने टारगेट को अचीव करने के लिए भी, अब देखो टारगेट तभी अचीव होगा जब क्या है, वो प्रोडक्ट, पहली बात है मान लीजिए चलो कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, ठीक है, बट वो अफोर्ड क्यों नहीं कर पा रहा है कि आपने थोड़ा सा प्राइस हाई कर रखा है, तो आपको क्या करना पड़ सकता है, प्राइस लो करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आपको अपने सेल के टारगेट को अचीव करना है ना। हो तो रहा है ना। अगर वही सामान आप 800 यूनिट्स को सेल करने के बाद आप अर्न कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा आपको करना है, 200 यूनिट और एक्स्ट्रा करनी है। सो अगर थोड़ा बहुत आप फ्लक्चुएट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इससे इस अमाउंट से ज़्यादा ही कमाएंगे, है ना। तो आपके ऑब्जेक्टिव सेल रिलेटेड भी हो सकता है कि आपको एक डिज़ायर वैल्यू को क्या करना है, अचीव करना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने प्राइस को क्या करें, फ्लक्चुएट करके रखें। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर, राइट। अच्छा, नेक्स्ट आता है कंपटीशंस ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव। कंपटीशंस ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यहाँ पर अगर आप मार्केट में फ्रूट्स लेने जा रहे हैं, वेजिटेबल लेने जा रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसी लगातार कोई शॉप है एक वैरायटीज़ के अंदर, तो उनके प्राइस क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। रीज़न यही है कि अगर आपने कहा कि हाँ जी
हमारे यहाँ तो इतने का सामान मिलता है और दूसरा उससे कम प्राइस में दे रहा है, तो आप कहाँ स्विच करेंगे? ऑब्वियस है भाग के इधर जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर यही है कि आपका जो प्राइस है वो कंपटीशंस के बेसिस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हाँ साइड वाला कितने में बेच रहा है, हम कितने में बेच रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अच्छा, सर्वाइवल का मतलब क्या है कि इन द टफ मार्केट कंडीशंस कंपनी में बी सेट द वेरी लो प्राइस जस्ट टू द स्टे इन द बिजनेस एंड कीप द कम्पिटिटिव। ये मोस्ट ऑफ क्या करती है, नई कंपनीज करती है, जब अपने आप को अपनी मार्केट में अपने उसको क्या करना है, पैर फैलाने, कहते हैं ना कि पैर फैला रहा है, अपने अपने क्या कर रहा है, स्कोप को बढ़ा रहा है, तो उस केसेस में क्या करते हैं, अपने आप को सस्टेन रखने के लिए, अपने आप को उसमें ग्रो करने के लिए ज़रूरी है कि वो लो प्राइस के साथ अपने आप को एंटर करें, है ना। चलो, प्रिवेंट द कंपटीशन, कंपटीशन से बचने के लिए भी कई बार ऐसा होता है कि कंपटीशन से बिल्कुल हटके चल रहे हैं, ठीक है, आपका यूनिक प्रोडक्ट है तो आप अपने हिसाब से प्राइस चार्ज कर सकते हैं, इवन लो प्राइस के ही साथ क्या करते हैं, एंटर करते हैं। अदर ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, प्राइस की स्टेबिलिटी हो सकती है। जैसे कि कहूँ कि आज कोई दुकानदार कोई ड्रेस है, ठीक है, 800 रुपये की सेल कर रहे हैं, ठीक 10 दिन के बाद वही 1000 की कर देता है, ठीक एक दिन के बाद वो 1200 रुपये की कर देता है, ठीक एक दिन के बाद वो 1400 रुपये की कर देता है, फिर वापस वो 600 पे आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जब तक आपके प्राइस में स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक एक कॉन्फिडेंशियल इमेज नहीं बनती कस्टमर के सामने। ठीक है, अब ये तो नहीं है कि हर दिन आपके प्राइस बदलेंगे चढ़ेंगे, 1-2 महीना तो लगता है ना भाई। सो सेम है सिचुएशन, कहते हैं कि जो प्राइस होते हैं वो स्टेबिलिटी इसलिए भी रहना ज़रूरी है क्योंकि आप अवॉइड कर सके प्राइस के वॉर को। ठीक है, एक स्टैंडर्ड लेवल इसलिए भी मेंटेन किया जाता है। ठीक है, प्राइस लीडरशिप का मतलब क्या है, प्राइस लीडरशिप का मतलब क्या है कि प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना मार्केट में एक पर्सन की इमेज भी बनती है कि अगर भाई वो ऐसा पर्सन है, जैसे कि आपकी मार्केट में भी होगा कोई ऐसा इंसान, तो जैसे मैंने हमारी मार्केट में बताया कि अगर हम जब भी कभी सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो वो अंकल क्या करते हैं, सब्जी के साथ साथ 2-3 मिर्ची भी डाल देते हैं, धनिया भी डाल देते हैं, तो हमें इस तरीके की फैसिलिटी देते हैं। कहीं ना कहीं फिर हम ना पूरी मार्केट को छोड़ के उन्हीं के पास सब्जी लेने के लिए जाते हैं। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे मेरी बात? तो जहाँ पर कस्टमर अपने आप को कंफर्टेबल, जहाँ पर अपने आप को ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन में महसूस करेगा, वहाँ पर क्या करेगा, अपने आप को विजिट करेगा। और जहाँ पे विजिट किया तो ऑब्वियस है वहाँ की सेल क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेल इंक्रीज होगी तो कस्टमर भी प्रॉफिट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो सिंपल। अच्छा, लीडरशिप यही होता है कि आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट करना, एक पोजीशन क्रिएट करना बाकी सभी कंपटीटर के सामने। ठीक है, सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इंक्रीजिंग द सेल, मार्केट पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मैंने आपको मतलब बताया ना कि जब आप क्या करते हो, मार्केट में एंटर तो करते हो, नया प्रोडक्ट भी होते हैं, नई मार्केट भी होती है, बट लो प्राइस के साथ करते हो। अगर वही आप मार्केट में एंटर कर रहे हो, नए प्रोडक्ट के साथ एंटर कर रहे हो, बट आप हाई प्राइस कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं स्कीमिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं प्राइसिंग के। पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी किसे बोला जाता है, जब हम क्या करते हैं, लो प्राइस के साथ एंटर करते हैं। ओके, अच्छा, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए मेंटेन द मार्केट शेयर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अचीव द टारगेट रिटर्न्स, राइट। ओके, ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव। देन अब आ जाते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्राइस डिटरमाइन। प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि बहुत ज़्यादा आपके प्राइस को अफेक्ट करते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि किसी भी चीज़ को बनाने की लागत क्या आई। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल के अंदर इस मैन्युफैक्चरर ने जिसने एप्पल प्रोड्यूस किए हैं, उसको इस एप्पल को स्टार्टिंग से फिनिश गुड्स तक बनाने में क्या क्या लागत आई है, बहुत सारी लागत आई है। अगर मैंने कहा कि मेरी लागत भाई 100 रुपये आई है, ठीक है, मैंने कहा 100 रुपये आई है, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो 100 रुपये लागत आई है तो क्या होगा उसके अंदर, अब वो इतना तो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा। ठीक है, मैंने कहा मैंने 300 में सेल किया तो 200 रुपये उसने क्या किए हैं, प्रॉफिट मार्जिन को ऐड किया। तो सबसे पहले कॉस्ट, अगर मैंने कहा कि अब देखो एक सेलर ऐसा है जिसके जो इन्हीं चीज़ों को बनाने में 100 रुपये आ रहे हैं, ठीक है, दूसरा सेलर ऐसा है जिसको उन्हीं चीज़ों को बनाने में कितने रुपये आ रहे हैं, 150 रुपये आ रहे हैं। ठीक है, और सामान बेचना है भाई 300 रुपये में। अब यहाँ पर देखो इसका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया, कम हो गया, नहीं हो गया। देखो 50 रुपये महंगा बेचा जिसके कारण इसका प्राइस क्या है, प्रॉफिट क्या है। देखो काफ़ी सारी सिचुएशन हो सकती है। मैंने यहाँ पर क्या चीज़ कांस्टेंट मानी है, मैंने कांस्टेंट मानी है इसके प्राइस को। अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे को केवल 300 रुपये में ही सेल करना है तो ऑब्वियस है कि उसकी जो प्रॉफिट है जो वो खुद कमाएगा वो घट जाएगी 50 रुपये से। ठीक है, अच्छा, मैंने कहा कि नहीं, हम क्या करने वाले हैं, मार्जिन जो हमारा सेम रहने वाला है। मैंने कहा इसकी कॉस्ट क्या है, 150 है, सो यहाँ पे प्रोडक्ट कितने का बिकेगा,
प्रोडक्ट बिकेगा भाई 350 रुपये का, तो यहाँ पे 50 रुपये कौन अपनी पॉकेट से ज़्यादा देगा भाई? सर आपको ये पता है कि ये भी प्रोडक्ट सेम है, ये भी प्रोडक्ट सेम है, क्या आप दोगे उसके लिए 50 रुपये ज़्यादा? नहीं देंगे। ये 50 रुपये अगर मैं कहूँ कि हज़ारों में हो जाए, 2,500-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा हो जाए तो आप नहीं देंगे। सो दैट्स द रीज़न कि जो आपके प्रोडक्शन की जो लागत आती है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने में। अगर आपके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, सो आप अपने प्रोडक्ट को हाई प्राइस में सेल करेंगे। अगर आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है लो है वो आप उसको लो प्राइस में सेल करेंगे, और जितना ज़्यादा लो होगा उतना ज़्यादा मार्जिन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, मतलब स्टूडेंट्स नहीं, उन सभी सेलर्स के लिए बचेगा। ठीक है, ठीक है जी। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में मैंने आपको बताया इनके बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो वहाँ पर क्या होगा, प्राइस बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ पर आप टमाटर का एग्जांपल सेट कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्राइस क्या होंगे, कम होंगे। यहाँ पर आप पेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। पेन क्या है, बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है, ठीक है, अबंडेंट में होते हैं, सो डिमांड उसके कंपैरिजन में आपको पता है कि आजकल हर दुकानदार के सामने पेन आप नॉर्मली देखने को मिल जाएगा कि हाँ वो सेल करता मिलेगा। कोविड के टाइम में जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हुई थी वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी और डिमांड बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि मैं कह सकती हूँ हैंड वॉश हो गया, मास्क हो गया, है ना। चलो कंपटीशन के बारे में बात की जाए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा पीक लेवल पे है, बहुत ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन है एक ही प्रोडक्ट के, सिमिलर प्रोडक्ट की। तो बिजनेसमैन क्या करेंगे, लोअर प्राइस रखेंगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का, याद रखना इस चीज़ को। मार्केट ट्रेंड का मतलब क्या है कि मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है। मार्केट में जो भी चीज़ नई लॉन्च होती है ना, उसके प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल में अगर बात की जाए आईफोन 16 का, जैसे ही आईफोन 16 लॉन्च हुआ था, जो बाकी आईफोन 16 प्रो मिनी हो गया, ठीक है, इसके लॉन्च होने से पहले जो 15 था उसके प्राइस बिल्कुल अच्छे थे। जैसे ये लॉन्च हुआ उसके प्राइस क्या हो गए, डाउन हो गए, क्योंकि ट्रेंड में बेटे अब ये चलेगा, ट्रेंड के हिसाब से क्या होंगे, प्राइस भी ज़्यादा होंगे और कस्टमर इस चीज़ को देते भी हैं, देते या नहीं देते। तो मार्केट ट्रेंड देखा जाता है कि कस्टमर क्या करंट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है, वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालती है प्रॉफिट प्राइस के ऊपर। इफ़ द प्रोडक्ट बिकम द पॉपुलर और द ट्रेंडी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ट्रेंड में है, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पैंट शर्ट के अंदर बात की जाए कि जैसे पहले क्या थी, बेल बॉटम चली थी, देन 6 पॉकेट आई थी, देन उसके पहले डेस्ट्रॉय भी चली थी, जॉगर भी चली थी। तो जैसे जैसे ट्रेंड आता जाए ना, उनके प्राइसेस वैसे वैसे बढ़ते गए। अगर आप मैं कहूँ कि आज जॉगर को खरीदने जाओ, आज बेल बॉटम को खरीदने जाओ, आज डेस्ट्रॉय को खरीदने जाओ, उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी उनकी, उतने प्राइस नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड में नहीं है। ट्रेंड में जितनी ज़्यादा चीज़ होगी उतने ज़्यादा क्या होंगे, उसके प्राइसेस होंगे। गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है बेटे, जब प्राइस को हम डिटरमाइन करती है। कैसे सेट करती है मैम? जैसे कि मैंने कहा कि आपको सामान की रिक्वायरमेंट थी, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, और वो रॉ मटेरियल क्या है, हमारी कंट्री में नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने ये यूएसए से मंगवाया है, ठीक है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लगा दिया भाई टैक्स, 40% टैक्स लगा दिया, मीन्स कि जो सामान 40 रुपये का आना था वो 140 में आ रहा है। अब यहाँ पर मैं 100 रुपये की बात कर रहा हूँ, यहाँ वहाँ पर करोड़ों की ट्रांजेक्शन होती है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही टैक्स का रेट अगर आपका बढ़ रहा है तो वो चीज़ क्या होगी, को उसकी लागत भी क्या आएगी, बढ़ेगी, और वो क्या होगा, बिकेगा भी, फिर वो क्या, उसकी सेलिंग प्राइस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर मैंने कहा कि ये जो टैक्स का प्राइस 40 ना होकर ये 4% ही होता, मीन्स कि 100 रुपये की चीज़ 104 रुपये में भी आती है। तो यहाँ पे टैक्स की रेट कम है और प्राइस भी क्या होता है, सेलिंग प्राइस वो भी कम होता। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है टैक्स का, यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं, जैसे रेगुलेशंस हो गया, क्वांटम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेगुलेशन हो गया। क्वांटम दैट मीन्स कोई क्वांटिटी है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जैसे कि मैं कहूँगी अगर आप एरोप्लेन के अंदर ट्रैवल करते तो उसके अंदर फिक्स है कि 25 to 30 kg से ज़्यादा आप क्या नहीं कर सकते, अपने लगेज को लेकर नहीं जा सकते। अगर उससे ज़्यादा लेंगे तो आपके ऊपर ज़्यादा चार्ज किए जाएंगे। तो आप भी क्या करेंगे, जितना हो सके ना 30 किलो से कम ही वजन लेके जाए। होता है नहीं होता मन में कि क्यों हम अपना एक्स्ट्रा पे करें 1 किलो के एक्स्ट्रा के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो अच्छा, एक और इसके अंदर एग्जांपल आ सकते हैं, जैसे कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, जैसे कि अल्कोहल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, सिगरेट हो गया है, तंबाकू हो गया, इन सभी चीज़ों के ऊपर भी ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? रीज़न यही होता है कि उनके ऊपर टैक्स इसलिए लगाया जाता है कि लोगों कम कंजप्शन करें, क्योंकि कम कंजप्शन का मतलब क्या है कि कंजप्शन तभी कम करेंगे जब उनके प्राइस क्या होंगे, हाई होंगे, राइट। अच्छा, टारगेट मार्केट का मतलब क्या है? टारगेट मार्केट का मतलब होता है कि देखो हर एक चीज़ की ना मार्केट होती है,
ठीक है। इस मार्केट में ये सामान मिलेगा, इस मार्केट में ये सामान मिलेगा। जैसे किसी एक लाइन के अंदर अगर शोरूम है तो वहाँ पर काफ़ी सारे शोरूम्स ही मिलेंगे, वहाँ पर लग्जरी प्रोडक्ट ही मिलेंगे। अगर किसी एरिया के अंदर क्या है, छोटी छोटी दुकानें हैं तो वहाँ पर उनके प्राइजेस कम मिलेंगे। सो आपके टारगेट कस्टमर भी देखे जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टारगेट मार्केटिंग। अगर आपके लग्जरी प्रोडक्ट है तो ऑब्वियस है आपके प्राइस क्या होंगे, हाई होंगे। अगर आपके नॉर्मल बजट के जो प्रोडक्ट है वो है, ठीक है, कंज्यूमर उसी एरिया के अंदर वैसे ही प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वहाँ पे प्राइस क्या होंगे, लो होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मर्सिडीज़ का लिया हुआ है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, एक टोयोटा है, स्विफ्ट है, इनकी बात है। इकोनॉमिक कंडीशंस का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक कंडीशन समझते हैं कि मार्केट में कहते हैं ना मंदी आई है, मार्केट में तेजी आई है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, तेल के दाम बढ़ गए हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों के ऊपर भी इम्पैक्ट डलता है कि यहाँ प्राइस कैसे है। अगर महंगाई ज़्यादा हो रही है तो कारण क्या है, महंगाई ज़्यादा हो रही है, दैट मीन्स आपका सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब भी प्राइस बढ़ेगा तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रोडक्ट की डिमांड क्या कम होगी तो कब क्या होगा, देखो प्राइस बढ़ा क्यों, ऑब्वियस सी बात है पीछे से सप्लाई नहीं होगी। अभी मैंने बताया डिमांड और सप्लाई में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, इस इनवर्स रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए प्राइस बढ़ा दो, इस एक ऐसा लेवल आएगा जहां पर क्या होता है, डिमांड आपकी सप्लाई की इक्वल होती है। आपने कभी इकोनॉमिक्स में ये चार्ट पढ़ा हो कि डिमांड नीचे की ओर जाती है, सप्लाई ऊपर की ओर होती है। ये ऐसा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर आपकी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे की इक्वल होती है। ये प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा सुटेबल प्राइस लेवल है। ठीक है, अब ये कहेंगे कि मैम मार्केटिंग पढ़ा रहे, इकोनॉमिक्स कहाँ चले गए आप लेकर, है ना। तो चलो ये टॉपिक हो गया है जहाँ पर हमने डिस्कस किया कि इसके फैक्टर कौन कौन से जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइस को डिटरमाइन करने में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हमारे मेथड क्या है। मेथड आपको मोस्ट ऑफ मैंने करवा दिए, इसके साथ साथ ही आप देखेंगे कि आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स क्लियर भी हो गए होंगे। काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी है जब हम क्या करते हैं प्राइस को डिटरमाइन करने के, अप्रोचेस भी हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं प्राइस को सेट करते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया था कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। क्या आपको ये याद है, ये याद है मैंने आपको बताया सेलर का जो रॉ मटेरियल का खर्चा आया था वो कॉस्ट है। ठीक है, उसमें अपना कुछ मार्जिन लगाएगा। ठीक है, 100 रुपये का सामान बनाए, 200 रुपये इसमें प्रॉफिट जोड़ रहा है, सेलिंग प्राइस 300 रुपये हो गया। तो हम इसकी कॉस्ट प्लस मार्जिन सेलिंग प्राइस में इसकी प्राइस सेट हो रहा है कॉस्ट के अंदर जब मार्जिन को हम ऐड कर रहे हैं, दैट्स नोन एज फर्स्ट टॉपिक। देखो क्या कर रहा है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कि जो हमारे पास कोई भी, मान लीजिए मेरे पास लागत आई 100 रुपये, मैंने कहा कि मैं इसके ऊपर 20% 10% मेरा मार्जिन ऐड करने वाली हूँ। मैं इसकी 100 रुपये तो मेरे को कवर करने ही करने हैं, इसके ऊपर मैं क्या करने वाली हूँ 20% मार्जिन ऐड करने वाली हूँ। तो कितना हो गया कि 100 प्लस में 20 में इसकी जो सामान मैंने 100 रुपये में प्रोड्यूस किया था मैं उसको 120 रुपये में बेचने वाली हूँ। ठीक है, ये होता है, ये होगी है कॉस्ट, ये हो गया है आपके पास मार्जिन। ठीक है, अच्छा कम्पिटिटिव प्राइसिंग का मतलब क्या है कि जो कम्पिटिटिव चार्ज कर रहे हैं ना वही चार्ज करो, कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मतलब कि बिजनेस सेट इट्स प्राइस बेस्ड ऑन द प्राइस, किसके ऊपर बेस्ड हो रही है, जो कि प्राइस चार्ज कर रहा है, कौन, कंपटीटर चार्ज कर रहा है, वो भी सेम प्रोडक्ट के। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, उसके बेसिस पे क्या करते हैं कस्टमर्स, क्या करते हैं अपने पर्टिकुलर गुड्स के प्राइस सेल करते हैं। ठीक है, अपने गुड्स की प्राइस पे करते हैं, राइट। ये कहते हैं कि ऑन द सेटिंग ऑन द प्राइस बेस्ड ऑन द परसीव्ड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर रैदर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे कॉस्ट नहीं देखी जाती, चाहे कॉस्ट आपकी 20 रुपये क्यों ना हो, आप उस चीज़ के लिए 60-70 रुपये देने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। इसके अंदर मैंने एग्जाम्पल लिया था आपको फास्ट फूड का, कोई भी सॉफ्टवेयर है। अब मैंने कहा कि मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, ठीक है, जो आपकी कंपनी में ना यूज़ तो होता है। ठीक है, एक अलग भी सॉफ्टवेयर है वो भी यूज़ करते हैं, ये भी सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किया, ये भी उसी पर्पज़ के लिए। बट जो मेरे वाला जो सॉफ्टवेयर है ना वो आपकी टाइम कंज्यूमिंग को क्या करता है, कम कर रहा है। ठीक है, आप ज़्यादा कम टाइम कंज्यूम कर पा रहे हो, विद इन अ शॉर्ट टाइम के अंदर आप अच्छी प्रोडक्टिविटी लेके आ रहे हो। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ AI टूल का। ठीक है, AI टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने वर्क को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे AI टूल वाले जो कंपनीज है, ठीक है, जिसने भी डेवलप किया है, वो अपने बेसिस पे वो क्या कर सकते हैं, प्राइस चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, कस्टमर को कितनी वैल्यू वो देकर जा रहे हो, उसके बेसिस पे क्या कर रहे हो आप चार्ज कर रहे हो। ओके, डिफरेंशियल प्राइसिंग का मतलब क्या है, डिफरेंशियल प्राइसेस का मतलब क्या है कि डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट चार्ज करना। पर ये तो भाई बात गलत है ना। पर बात सुनो मेरी बात, अगर मैंने कहा कि आप अपने एरिया के अंदर क्या कर रहे हैं,
एक पानी की बॉटल खरीद रहे हैं या फिर मैं कहूँ कि एक चाय खरीद रहे हैं, तो वो चाय 15 से 20 रुपए की आएगी। अगर वही चाय आप क्या कर रहे हैं, किसी टूरिज्म प्लेस पर जाके खरीद रहे हैं या फिर मैं कहूँ कि ऐसे तीर्थ स्थल पे जाके खरीद रहे हैं, ठीक है, आप हरिद्वार जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर आगे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर वही चाय जो है ना आपको 10-20 रुपए की नहीं मिलने वाली, वो क्या पता 80-100 रुपए की मिले। समझ पा रहे हैं? मीन्स की जो प्राइस होता है ना वो आपकी लोकेशन पे भी डिपेंड करता है भाई, ठीक है, आपकी टाइमिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि टाइमिंग का एग्जांपल दिया जाए, ऑटो का एग्जांपल बहुत अच्छा रहेगा। ऑटो के चार्जेस नॉर्मल हमारी मार्केट में 30 रुपीज़ हो चुके हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर मैं शाम के 9 बजे के बाद अगर मैं ऑटो लेती हूँ और सुबह अर्ली 5 से लेकर 4 से लेकर 6 बजे के बीच में मैं ऑटो लेती हूँ और शाम के टाइम 9 से आगे की ओर मैं लेके जा रही हूँ, तो वहाँ पे मेरे से 30 रुपये चार्ज नहीं करते, वहाँ पे क्या चार्ज करते हैं, वहाँ पर 40 या 50 रुपये चार्ज करते हैं। तो मीन्स कि ये क्या किया जाता है, आपकी लोकेशन, आपकी टाइमिंग, आपके प्रोडक्ट के फीचर्स के बेसिस पे ये क्या किया जाता है, प्राइस आपसे अलग अलग चार्ज किए जाते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको वैसे और एग्जांपल दिए हुए, एग्जांपल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आप जो भी आपके लिए सुटेबल हो आप उसको रीड कर सकते हो। सिनेमा की जो टिकट्स होगी, एयरपोर्ट की प्राइजेज होगी, सीजनल प्राइजेज होगी, ये सभी आपके लिए एग्जाम्पल है, आप इसको रीड आउट करें। पेनिट्रेशन प्राइसेस मैंने आपको बता दिया कि जब क्या करते हैं, जो सेलर होता है जब स्टार्ट करता है अपने बिजनेस को, एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है, तो वो इनिशियल जो प्राइस होता है, शुरुआती जो प्राइस होता है, वो क्या करता है, लो रखता है, उसे बोलते हैं पेनिट्रेट करना, ठीक है। स्कीमिंग का मतलब होता है जब आप अपने मार्केट में एंटर तो करते हो, इट्स ओके, बट हाई प्राइस से चार्ज करते हो, हाई प्राइस से एंटर करते हो, ओके। और ये उसी प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल है जहाँ पर क्या किया जाता है, आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है लग्जरी प्रोडक्ट की होती है, ठीक है। अच्छा, डायनामिक प्राइसेस का मतलब क्या है, जो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, जो आपके माइंड के साथ बहुत ज़्यादा खेल कर क्या किया जाता है ना कि 99 रुपीज़ की सेल आपने देखी होगी, आपने इवन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नाइका, इन सभी के ऊपर क्या देखा होगा कि 499 का प्राइस देखा होगा, 399 का प्राइस देखा होगा, 3999 का। अब भाई 4000 की चीज़ है, 3000 रुपये बोलने में आ रहा है 3999, भाई हो तो गई 4000 ना, 1 रुपये और जोड़ दो, है। तो कहीं ना कहीं आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर से बहुत ज़्यादा खेला जाता है, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस मेथड यूज द प्राइस स्ट्रेटेजी दैट हैव द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर्स, मेकिंग देम द परसीव ऑफ गुड्स एज अ बीइंग द मोर अफोर्डेबल, राइट। सो चलो हो गया चैप्टर के फिनिश। देखो बातें बातों में हमने सारा चैप्टर कर लिया, है ना, हम पूरी मार्केट भी घूम गए और अब आपको थोड़ा सा अंदाजा लग रहा होगा कि दुकानदार जो क्या है कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी आगे आगे जैसे हम इन चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर ना कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, 2 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं प्राइसिंग वाले चैप्टर से, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, मैथड्स क्या है, डिफरेंस बिटवीन, अच्छा ये तो नेक्स्ट चैप्टर से बिलोंग करता है, नेक्स्ट चैप्टर भी हमारा प्राइसिंग का है ना। अच्छा, प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्या है, ठीक है, ये भी आपका नेक्स्ट चैप्टर से बिलोंग करता है, ये भी आपका नेक्स्ट चैप्टर से बिलोंग करता है। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का मतलब आ गया समझ में, डिफरेंट मेथड आ गया समझ में। ये अभी आपके रिसेंट के क्वेश्चन थे और ये आ गए बच्चे आपकी समरीज पूरे चैप्टर की, जो कि आपके एग्जाम में जाने से पहले आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ओके। अच्छा, ये अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ₹9 आपको इस पर्टिकुलर पीडीएफ के लिए देने होंगे, राइट। और अगर आप लेना चाहते हैं इस पर्टिकुलर पीडीएफ को, सो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टीम का नंबर दिया हुआ, टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर लीजिए और वो आपको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। उम्मीद करेंगे ये जो लेक्चर आपने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा।